सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज ये हमारी 28th क्लास है। इसी के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक आज में ख़त्म कर देंगे और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप कर रखे हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो है एक सेलर और एक कैप्टन की जो नाव में काम करते थे। अब इन दोनों का एक वर्क था कि रात के टाइम पे जब भी एक दिन पूरा बीत जाता था, उनको रात के 12 बजे उसमें एंट्री करनी होती थी बारी बारी, ताकि दोनों की ऑथेंटिसिटी या फिर दोनों का क्रॉस चेकिंग बना रहे। तो हुआ क्या उस दिन कि 3 साल के दौरान पहली बार नाविक ने शराब पी। तो कैप्टन ने उसमें लिखा कि आज के दिन नाविक शराब के नशे में धुत था। अब ये बात अगले दिन जब नाविक ने पढ़ी, बोला सर ये तो आपने आधा अधूरी बात लिखी, ऐसे तो लोगों को लगेगा मैं डेली शराब पीता हूँ। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एटलीस्ट इतना लिख दीजिए कि 3 साल में पहली बार नाविक ने आज के दिन शराब पी, क्योंकि इससे मेरी जॉब पे असर पड़ेगा। बट कैप्टन ने बोला कि नहीं, तुमने शराब कैसे पी ली, मैं तो चेंज नहीं करूँगा। तो इसके बाद उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन अब अगले दिन जो बारी थी वो थी नाविक की। तो उसने सीधे एक ही बात बोली, लिखी कि आज के दिन, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। और ये बात कैप्टन को चुभ गई। कैप्टन आया, बोला नहीं तुमने ये कैसे लिख दिया, ऐसा तो ऐसा लगेगा कि भाई तुमने, मैं तो डेली शराब पीता हूँ। तो बोला सर मैंने सत्य ही तो लिखा है, आज के दिन आपने शराब नहीं पी। तो यार देखो, जिंदगी भी ना कुछ कुछ ऐसी ही है, किसी बात को कहने का तरीका होता है। कई बार सही कही गई बात भी गलत हो जाती है और कई बार गलत की गई बात भी सही हो जाती है। तो मेरा आपको एक सलाह है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ करें तो इस तरीके से करें कि सच का साथ ना छोड़ें। और कभी भी कहीं पे किसी से बात करते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे दोस्ती के, चाहे प्यार के, चाहे माँ बाप के साथ, बातें पूरी रखें, सच पूरा रखें। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आधा सच कई बार झूठ से ज़्यादा घातक होता है। तो ये बिल्कुल ना करें। लाइफ में कभी भी किसी को कुछ बता रहे हो ना, सच बताएं, गलत कभी मत बताएं, बातों को घुमा फिरा के ना बताएं, हमेशा सच बोलें। सच बोलने वालों का जो साथ है ना, वो ऊपर वाला भी देता है। और कभी भी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कहना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वही इंसान बढ़ा चढ़ा के बात करता है जिसका तली होती ही नहीं है। इट्स एज गुड एज दैट। वो होता है ना जो हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। एक खाली घड़ा ज़्यादा शोर करता है और एक जो भरा हुआ घड़ा होता है वो शोर नहीं करता। फल लगे हुए वृक्ष झुके होते हैं। तो लाइफ में यार पोलाइट रहें, अच्छे इंसान बन के रहें और आगे बढ़ें लाइफ में। दूसरी चीज़, आपको अपनी पढ़ाई के साथ सिंसियर होने की ज़रूरत है। सिंसियर क्यों होना है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप सिंसियर होंगे तो एक चीज़ समझना, तो आपको कभी किसी को कोई सबूत नहीं देना पड़ेगा। आपने बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि यार मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं तो लाइब्रेरी दिन भर जाता हूँ। आपके लाइब्रेरी जाने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, आपके पढ़ाई से आपके मार्क्स उठेंगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आप पढ़ाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात, एक मैसेज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि यार जो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बट अपनी माँ को कॉल करने के लिए उनके पास दिन भर में 5 मिनट भी ठीक से नहीं होता। माँ का फ़ोन आता है तो बच्चे का आता है मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जब फ़ोन आता है उसको तो तुम आराम से 1 घंटा दे देते हो, क्या अपनी माँ से 10 मिनट दिन में तुम नहीं निकाल सकते बात करने के लिए? क्या अपने पापा को प्यार से 5 मिनट आई लव यू पापा नहीं बोल सकते? बात करके देखो यार, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो दिखावा करते हैं प्यार का। नहीं, इस चीज़ से आगे बढ़ें। आपकी फैमिली पहले है, बाकी सब कुछ उसके बाद में। तो एनीवेज, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या फिर कोई टच की हो, तो मुझे ज़रूर बताना। एनीवेज, आते हैं मुद्दे पे, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने जैसा आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन में तो उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इनफैक्ट परसेंटेज वाइज मैं देखूं तो परसेंटेज का ही ये एक्सटेंशन है किसी ना किसी फॉर्म में। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो यूसेज है
जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो यूसेज है ये इनफैक्ट खाली कंपाउंड इंटरेस्ट तक नहीं रहता है, ये जो डेप्रिसिएशन वाली चीज़ें होती हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे होता है ना कि किसी मशीन की वैल्यू टाइम के साथ घटती चली जाती है, पुरानी होती जाती है, यहाँ पे भी इसके फॉर्मूले का यूज होगा। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में भी इसका यूज होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं ना खाली यहाँ तक नहीं रहेंगी, वो यहाँ पे भी यूज होंगी। कैसे यूज होंगी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आप समझना। सिंपल इंटरेस्ट की जब हमने बात की थी, हमने बोला था कि किसी रेट ऑफ परसेंटेज आर पे अगर किसी को हम सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि अगर हम किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं किसी ईयर के लिए, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो बन जाता है वो बन जाता है PRT अपॉन 100। और यहां पे मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि हर साल P रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कहां पे अंतर आता है, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। सपोज कर लेते हैं P इज इक्वल टू 1000 रुपीज, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, आर जो है आपका वो 10% पर एनम है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं, टेबल आप इसको समझना। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं प्रिंसिपल P। ठीक, यहां पे मैं लिखता हूं SI इन अ ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इन अ ईयर। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूंगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं अमाउंट, ए से डोनेट कर देता हूं। ठीक, उसके बाद फिर से मैं लिखता हूं प्रिंसिपल, जिसको मैं P लिख देता हूं जो यहां पे था। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूं CI इन अ ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ ईयर। समझाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बट उससे पहले आप एक चीज समझना जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं लिखूंगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल CI। ठीक, उसके बाद मैं लिखूंगा अमाउंट। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, दिख रहा है? ओके, अब यहां पे मेरे को काम ये करना है कि सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये लाइन थोड़ी सी इधर जा रही है, चलो ये बना दिया ताकि हम इस लाइन के अंदर में हैं, ताकि कोई वीडियो में देखते रहे। अब एक चीज समझना, मेरे पास था 1000 रुपये, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। इसका सीधा सा मतलब है सिंपल इंटरेस्ट एक साल में कितना होगा, 1000 का 10% दैट इज 100 रुपीज। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ एक साल में, दैट इज 100 रुपीज। तो इसके चलते जो अमाउंट हो गया वो 1100 रुपये हुआ। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसमें तो कोई समस्या नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया है मैंने। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अगले साल जब सेकेंड ईयर में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल ओन चेंज। मैंने आपको यही बताया था कि प्रिंसिपल हर साल चेंज नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेपरेटली एक तरह से काउंट होता है। तो इसका मतलब इस सेकेंड ईयर भी जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपये ही मिलेगा, लेकिन टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इस साल 100, इस साल 100, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो ओवरऑल जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1200 रुपये बनेगा। अब मैं आगे और बढ़ता हूं। इसके बाद क्या होगा कि सपोज करते हैं कि तीसरे साल का हमें कैलकुलेट करना है। ये देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है,
फिर प्रिंसिपल सेम, सिंपल इंटरेस्ट उस साल भी 100 रुपये मिला। लेकिन अगर मेरे से बोल रहा है भैया टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा इट इज 300, 100, 100, 100। याद कीजिएगा एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, कैलकुलेट करेंगे यही आ जाएगा। और मैं बोलूंगा कि ये हो जाएगा 1300 रुपये। टोटल अमाउंट जो अल्टीमेटली बनेगा क्यूमुलेटिव सम वो 1300 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। किस तरह से चेंज होती हैं अब समझना शुरू कीजिएगा। पहले साल क्या था कि सपोज कीजिए मेरा प्रिंसिपल जो था वो 1000 रुपये था, रेट ऑफ परसेंट 10% ही है, तो मैं यहां पे 100 रुपये लिख सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके चलते टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तो 100 रुपये ही रहा, लेकिन इसके चलते फिर क्या हुआ, अमाउंट बन गया 1100 रुपये। ठीक, यहां तक कोई समस्या? अब असली खेल जो शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा, सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से खेल क्या शुरू होगा ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा, चलो ब्लैक कलर चल जाएगा, कलर हल्का सा चेंज करता हूं। ठीक है, यहां पे किस तरह से चेंज होगा, यहां पे आप देखना, ध्यान देना, ये चीज देगा, ध्यान देना। ये जो था 1000, ठीक है, ये जो 1000 था ना, ये आपका जो अमाउंट था ये चेंज नहीं हो रहा था, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल होगा यहां पे ये 1000 नहीं होगा। यहां पे 1000 था, यहां पे 1000 नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट बना था, ये हमारा नया प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि इस बार का जो प्रिंसिपल होगा वो 1100 होगा। मैं एक बार मिटा के फिर से लिख देता हूं इसे ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। चलो ब्लैक से ही लिख देते यार, ज़्यादा पेन खेल लेंगे तो ठीक नहीं है। तो यहां पे जो अमाउंट होगा वो 1100 होगा। यहीं के चलते डिफरेंस आना शुरू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, यहीं के चलते डिफरेंस आना शुरू होता है। उसके क्या असर पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको। इसके चलते क्या, अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये 1100 इस तरह से आ रहा है कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा था, या जो भी इंटरेस्ट इस साल मिल रहा था वो ऐड हो जा रहा था प्रिंसिपल में, और फिर ये आपके नए प्रिंसिपल की तरह वर्क करता था नेक्स्ट ईयर। सिंपल मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा था वो आपके ओरिजिनल अमाउंट में ऐड होके फिर वो एक नया अमाउंट दे रहा था और उस पर आप इंटरेस्ट भर रहे थे। ठीक है, तो इसके चलते अब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा एक साल का 10% के हिसाब से, तो 1100 पे 10%, इट बिकम्स 110। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 210 हो जाएगा। और अमाउंट क्या बनेगा, 1100। आपका जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे 210 आ गया 2 साल का, 1000 और 210 1210। ठीक है, यही बात समझ। अब ये जो 1210 रुपए बना, ये अगले साल का नया प्रिंसिपल बन गया। अब 10% इस पे मैं पे करूंगा, यानी कि मैं 121 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं इसको ऐड कर लूंगा तो 331 रुपीज आ जाएगा, और टोटल जो अमाउंट बनेगा वो बन के आएगा 1331। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये सब, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आपको डिफरेंस नोट करना शुरू करना पड़ेगा। पहली चीज, आप एक चीज नोट करना कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू होता है, वो ये होता है कि सिंपल। अब इस टेबल से मैं बेसिकली क्या नोट कर सकता हूं, दूसरे साल में देखो बेसिकली क्या चेंजेस आना शुरू होते हैं दूसरे साल से, कि सिंपल इंटरेस्ट तो अपने तरीके से ही चल रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, जो प्रिंसिपल था
उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, फिर हम इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहे थे बेसिकली। ये 1100 आने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो मेरे पास तो था 1000 जिस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, R% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन मैंने जो इंटरेस्ट कमाया था पहले साल 100 रुपये, इस पे भी मैं R% लूंगा। ये चीज जो मैंने एक्स्ट्रा कर दी, इसके चलते मेरा अमाउंट डिफर होने लगा, इसके चलते मुझे एक्स्ट्रा पैसे और मिलने शुरू हो गए। यही हो रहा है हर साल, और वो क्यूमुलेटिव होता चला जाता है, इसलिए इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड हो रहा है। तो आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं ना, आप उस इंटरेस्ट पे भी साल ब साल, ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं आप उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, इसलिए ये सारा डिफरेंस आता है। तो आप देखेंगे अल्टीमेटली जो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलता है वो कम मिलता है, और यहाँ पे जो मिलता है पैसा मिलता है ज़्यादा मिलता है। 31 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इसीलिए ये सारे लोग ना सिंपल इंटरेस्ट नहीं देना चाहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ही देते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे भैया देखो इकोनॉमी है, पैसा ज़्यादा आपको मिलेगा। अब कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। सिंपल इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर चेंज नहीं हो रहा है, पर ईयर। अगर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये था तो नेक्स्ट ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये था, अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये था। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, कुछ इससे आप मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ लिखते चले जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो चीज़ आप एक जनरलाइज प्रिंसिपल लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट डज नॉट चेंज ईच ईयर। मतलब पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट था वही अगले साल भी था, वही अगले साल भी था, पहली चीज। दूसरी चीज, इस टेबल से मैं क्या समझ पा रहा हूं कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम टेबल। तो मैं इससे लिख सकता हूं फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, सॉरी, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा था वो हमने ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, अब हम उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। दैट इज द कंपाउंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तीसरी चीज जो मैं इस टेबल से ड्रॉ कर सकता हूं, आप अगर देखेंगे ये चीज देखिएगा। अब एक चीज और देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो चीज है 100 से 110 कितना है, 10%। इससे कितना चेंज हो रहा है, 10%। यानी कि ये चीज मेरे को बता रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो ईच ईयर है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, R% के हिसाब से। ये 10%, यही तो है, 100 से 110, 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ईच ईयर चेंज बाय R%। कंपाउंड इंटरेस्ट ईच कंजिक्यूटिव ईयर चेंज, और आप कह लें कि इंक्रीज बाय R%। हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट ईच कंजिक्यूटिव ईयर R% होता है। तो बेसिकली ईच कंजिक्यूटिव ईयर, या फिर कह लीजिए बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ईयर्स, 2 साल के बीच में अगर कंपाउंड CI1 दिया हुआ है और इस साल CI2 दिया हुआ है, तो इसमें जो 10% इंक्रीज करेंगे वही कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का होगा। यानी कि इस साल अगर 100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट था तो नेक्स्ट ईयर अगर 10% के हिसाब से देखें तो वो 110 ही आने वाला है। ये बेसिकली यही चीज़ बता रहा है। ठीक है। और ये चीज़ आपको, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में। अब वापस आते हैं, ये देखा, ठीक है। एक चीज़ और हम देखें, अमाउंट जो था 1100 से 121 कितना परसेंट है, 1210 माइनस 1100, 110, 110 ऑफ 10 1100 कितना, 10% ही तो है। और ये इसका कितना परसेंट है,
10% इंक्रीमेंट ही तो है। तो खाली कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, अमाउंट भी 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, चौथा जो रूल है, आप ये कह सकते हैं इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट in 2 consecutive years also increase by R%। स्टेबल से बना रहा हूं सारे रूल्स, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत काम आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप प्रिंसिपल को भी देखेंगे तो ये भी 10% बढ़ा है, ये भी 10% ही बढ़ा है। देखिए 110। तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं इन कंपाउंड इंटरेस्ट द सम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इंक्रीज बाय R% ऑफ प्रीवियस ईयर से R% ज्यादा होता है। कितने सारे मैंने एक टेबल से एक रूल्स बना लिए, अब ये मेरे को बड़ा हेल्प करने वाले हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पी पे तो इंटरेस्ट मिलता ही है, आप पी पे तो पैसा कमाते ही हो, प्लस जो इंटरेस्ट मिला था आप इस पे भी पैसा कमाते हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बस सिंपल है, आप इस पे भी पैसा कमाओगे, आप इस पे भी पैसा कमाओगे। इस केस में एक चीज मैं देख रहा हूं, कुछ और रूल्स, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहने वाला है, प्रिंसिपल डोंट चेंज, ये प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा, ये हर साल सेम रहने वाला है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, और अमाउंट भी हर साल सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है। ठीक है, ये आ गया समझ। अब एक कुछ क्वेश्चन देखते का, अब इसका मैं यूज कैसे कर सकता हूं। ठीक, जैसे एक सर्टेन अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 400 रुपए है, सेम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 440 रुपए है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक मैंने आपसे कोई फॉर्मूले की बात की ही नहीं है, करूंगा अभी इसके बाद। तो मेरे को एक चीज पता है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, 2 साल का 400 दिया, यानी कि फर्स्ट ईयर पहले साल का 200 और सेकंड ईयर का कितना होगा 200, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, सिंपल इंटरेस्ट डज नॉट चेंज। तो 2 साल का 400 है, तो पर ईयर ये 200 रुपए मिल रहे होंगे, यही तो कह रहा था मैं। ठीक है, इसका एक ये भी मतलब है कि चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है पहले साल, इसका मतलब ये है कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर ये कितना होगा 200। आपको मैंने बताया था पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखिएगा पहले साल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर में 200 रुपए था सिंपल इंटरेस्ट, तो 200 रुपए ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और सेम पीरियड में कंपाउंड इंटरेस्ट है 440, तो इसका यह भी मतलब निकला पहले साल में 200 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर कितना है, ये हो जाएगा 440 माइनस 200, यही तो है, और ये हो जाएगा 240। और मेरे से रेट परसेंटेज पूछा है, तो मुझे पता है 2 कंसेक्यूटिव ईयर का दिया हुआ है, तो इसमें R% इंक्रीमेंट होगा, दैट बिकम्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द नेक्स्ट ईयर। और आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो R निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज बिकम्स 40 डिफरेंस अपॉन 200 इंटू 100, इट इज 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, रेट वगैरह निकाले पड़े हैं, उसके बाद फिर उधर से अप्लाई करेंगे जो CI का मैं फॉर्मूला बताऊंगा, बट जरूरत नहीं है, ये आप सीधे यहां से कर सकते हो, सिंपल तरीका से आराम से कर सकते हो अगर आप बेसिक समझ गए तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन थर्ड ईयर इज ₹2000, नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इज ₹2200, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सीधा सा है,
थर्ड ईयर में कितना दिया है? 2000 दिया हुआ है। फोर्थ ईयर में कितना दिया हुआ है? 2200 रुपये दिया हुआ है। मेरे से पूछा है आर परसेंट क्या है, तो मेरे को पता है जो चेंज होगा वही आर परसेंट होगा, नेक्स्ट ईयर का ही तो है। तो सीधे मैं बोलूंगा इट इज रेट परसेंटेज 200 डिफरेंस अपॉन किसके कंपैरिजन में? 2000 के कंपैरिजन में, इनटू 100%, दैट बिकम्स 10%। सिंपल, सीधा, एक लाइन में आंसर, बहुत आसान है। ठीक है, अब थोड़े से फॉर्मूले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बता देता हूं, तो आप यहां से समझ पाएंगे कि बिना फॉर्मूले के भी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बट स्टिल कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको। अगर प्रिंसिपल गिवन इज पी, जो पैसा हमने बोरो किया था दैट इज पी, प्रिंसिपल बोरोड इज पी, लेंडर बोरोवर वाला आपको एग्जांपल बताया था पी क्या होता है। इफ रेट इज गिवन एट R% पर एनम, R% पर एनम अगर रेट दिया हुआ है, टाइम इज गिवन एज T years, P R% पर एनम एंड टाइम गिवन इज T years। ठीक है, तो T years के बाद अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट आफ्टर T years इज A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T। ये फॉर्मूला होता है जो ये टोटल अमाउंट बनेगा। और अगर मेरे को पूछेगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ उतने टाइम में, तो आप ये सीधे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, सिंपल। ठीक है, और A का वैल्यू आपको पता है P 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर T माइनस P। आप P कॉमन ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, सिंपल है। ये फॉर्मूला है जो आप यूज करते आए होंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार सिंपल कैलकुलेशन में ना आपको फिर मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सीसेट में आपको इतना टाइम मिल जाता है। याद रहेगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर कैलकुलेशन में वो यूज होंगी। 1.1 स्क्वायर इज 1.21, 1.1 स्क्वायर इज 1.21, 1.1 क्यूब इज 1.331, 1.1 क्यूब इज 1.331, 1.1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4641। ठीक, क्योंकि अक्सर क्या होगा ना 10% के हिसाब से देगा, तो ये वैल्यूज आएंगी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, याद रहेंगी तो अच्छी बात है। 1.2 स्क्वायर इक्वल टू 1.44, नहीं याद होगी तो कैलकुलेट कर लेना, घबराना नहीं। 1.2 क्यूब इज इक्वल टू 1.728, 1.3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.69, 1.3 क्यूब 1.297, no it is not 2.197, sorry, 2.197। उसके अलावा 21 स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए, इट इज 441, भी तो ऐसे भी होता है, कैलकुलेट कर लोगे नहीं तो। और 21 क्यूब 9261। ठीक है, तो ये याद कर लेना, नहीं याद होगा तो कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ऐसे मतलब आपका ऐसा नहीं कि आंसर ही गलत हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम पीरियड कंपाउंड इंटरेस्ट का 3% है, तो टोटल सम क्या देंगे 3 साल के बाद इफ द मनी बोरोड वाज 8000 रुपीज। तो अभी मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया था, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T। यही पैसा वापस करोगे, ठीक है, और ये बन गया, इसका मतलब ये हो गया इज इक्वल टू P कितना है 8000, ठीक, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 100 होल टू द पावर T दैट इज 3,
और इसको आप करेंगे तो ये से काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8000 इंटू 21/20 का क्यूब। अभी 21 क्यूब बताया आपको, इट इज़ 9261, तो 8000 इंटू 9261/8000 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9261 रुपीज़ आ जाएगा। इतना पैसा आप वापस करोगे। सीधा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, याद रहेगा वैल्यू तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही है, गलत नहीं करके आना है, ठीक है। अब इस तरीके का जैसे एक सवाल है, ठीक है। अब ऐसा जब सवाल आता है ना, इफ 10,000 वॉज बोरोड, कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पे दिया हुआ है, लेकिन क्या होगा 2 साल और 6 महीने, ये प्रॉब्लम कर देता है, तो फाइंड द सम पेड एट द एंड ऑफ द लोन। ऐसे केस में क्या करना, इस 6 महीने वाले केस में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो इसका देखो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में देखना है हमेशा। 2 ईयर एंड 6 मंथ्स को हम लिख सकते हैं 2 ईयर प्लस 6/12 ईयर लिख सकते हैं। इट इज 2 ईयर प्लस हाफ ईयर। सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करो। तो इस क्वेश्चन में आप करोगे अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना है 10,000, ठीक है, इंटू 1 + 20/100 होल टू द पावर 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 साल का निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मुझे इस पे भी मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे भी मिल रहा है, लेकिन एक चीज समझना, ये जो रेट दिया था ये 20% पर ईयर है 6 महीने के लिए। कोई चीज जैसे जो रेट दिया हुआ है ना वो 20% पर ईयर है 1 साल के लिए, मतलब जो आर है वो 20% है पर ईयर, ठीक है, पर ईयर दिया हुआ है। इसका मतलब 6 महीने के लिए अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो ये सीधे हाफ हो जाएगा, 10% इधर 10% इधर। क्यों? क्योंकि भैया जब तुमको 20% 1 साल का टाइम के लिए दे रहे हैं तो आधे टाइम में तो तुमको आधा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं उस टाइम के लिए ये हाफ हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 20/100, 20% तो था लेकिन इसमें मैं इंटू हाफ कर दूंगा, और जो टाइम पीरियड है वो मेरे को ईयर में लिखना है, अब टू द पावर फिर मैं हाफ कर दूंगा सीधा। सॉरी, ये 1 करेंगे क्योंकि हमने उसका वो टाइम पीरियड पूरा ले लिया है। कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स के लिए हम लिख रहे हैं, यहां पे रेट देखो 6 महीने के लिए हमने ये कर लिया, और कितने टाइम पीरियड के लिए हम ले रहे हैं, 6 महीने के लिए ले रहे हैं, वो हमारा पूरा एक स्लॉट है, तो उसमें हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा था तो हमने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका सीधा अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर 4 महीने के लिए होता तो आप क्या करते हैं, आप सेम क्वेश्चन अगर ये 4 महीने के लिए दिया होता ना तो आप सीधे लिखते 10,000 1 + 20/100 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 + 20/100 इंटू 4/12, दैट इज 1/3 और पावर 1 आप कर देते हैं। सिंपल, उतने स्लॉट, क्योंकि पावर हमेशा यहाँ पे फिर 1 रहेगी क्योंकि हमने उतने टाइम पीरियड के लिए वो पूरी उसकी कंपाउंडिंग निकाल दी है, ठीक है। अब एक केस है, जैसे कि मैं अब आपको बताऊं, अब एक डिफरेंट केस आप डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। सपोज कीजिए कि कोई पैसा है, हमने बोला कि T1 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1%, नेक्स्ट T2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ परसेंटेज R2%, नेक्स्ट T3 ईयर्स के लिए रेट ऑफ परसेंटेज R3%, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, या फिर यू कह लो कि अमाउंट जो निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम माइनस करते हैं बेसिकली, अमाउंट जो निकलेगा वो निकल के आएगा P इंटू 1 + R1/100 होल टू द पावर T1, 1 +
R2 अपॉन 100 होल टू द पावर T2, 1 प्लस R3 अपॉन 100 होल टू द पावर T3 एंड सो ऑन. सिंपल. ठीक है. अगर T1 टाइम के लिए R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T2 टाइम के लिए R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T3 टाइम के लिए R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला होगा. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी सिंपली A माइनस P. निकल जाएगा. अब जैसे कोई क्वेश्चन है, सपोज कीजिए जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 10,000 का लोन था, बोरो किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे इस तरीके से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए 10% है, अगले 1 साल के लिए 20% है और अगले 1 साल के लिए 25% है. फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 ईयर्स. 4 साल के लिए निकालना है. सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अमाउंट आप लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना था 10,000 इंटू पहले 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट है 10%, 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल टू द पावर 2. अगले 1 साल के लिए 20%, 1 प्लस 20/100 होल टू द पावर 1 और उसके अगले 1 साल के लिए 25% है, 1 प्लस 25/100 होल टू द पावर 1. सिंपल. जो भी आंसर आएगा आप सीधे निकाल देंगे. कैलकुलेट कर लेते हैं. 10,000 इंटू ये काटेंगे 1/10 तो ये आ जाएगा 121 बटे 11/10 100 अपॉन 100 इंटू ये काटेंगे ये आ जाएगा 1/5 6/5 आएगा. ये इसको काटेंगे 1/4 5/4 ये आएगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 से 5 कट जाएगा, 100 से ये कटेगा, 4 कट के लिए 4 2 2 जा 2 3 जा और ये से काट देगा 250 जा 5 3 जा 15 150 गुणे 121. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं 1 to 1 150, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 31, 15 1 जा 15, 18,150 रुपीज़ हो जाएगा. ये सिंपल इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया. तो इसमें इस तरह से क्वेश्चंस आए तो कभी घबराना नहीं है, आराम से कर लेना है. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं. अब देखो सिचुएशंस आएंगी कुछ जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. कभी कभी देखो क्या होगा, इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होता है. सिचुएशंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड. इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली. अगर एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है मतलब हर साल के हिसाब से कंपाउंडिंग हो रही है, तो हम सीधे लिखते हैं A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 होल टू द पावर T. इसमें तो कोई समस्या नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया. लेकिन एक केस ये था कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली का मतलब है कि हर 6 महीने पे जो इंटरेस्ट आपने कमाया वो उसमें ऐड हो गया प्रिंसिपल में, और फिर एक नया अमाउंट प्रिंसिपल बन गया और फिर उस पर हमें इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ. तो ऐसे केस में अमाउंट बिकम्स इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100. लेकिन चूंकि ये हाफ ईयरली हो रहा है, याद करना हाफ ईयरली हो रहा है, तो मतलब अगर 20% 1 साल के लिए था तो हाफ ईयरली में वो आधा हो जाएगा. एक सीधी सी बात है, 20% ऐसे समझ लो कि सपोज 100 रुपए का था अमाउंट, ठीक है. 20% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा था 1 साल में, तो मेरे को मिल रहा था 20 रुपए. इसका सीधा सा मतलब है, लेकिन ये मुझे 1 ईयर में मिल रहा था. अगर मेरे को 6 महीने में देखूंगा, 6 मंथ्स में मैंने कितना पैसा मिलेगा, तो मैं सीधे बोलूंगा भैया हमको इसका आधा मिलेगा 10%. तो बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं 20% इंटू हाफ कर दूंगा तो भी मेरे को 10% मिलेगा. सेम चीज यहां पे हो रही है, इसलिए इस आर को मैं बाई 2 करूंगा 1/2. ठीक. और टाइम पीरियड क्या लूंगा, सपोज T टाइम दिया हुआ है. अब कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है. अब अगर मेरे से 3 साल की कंपाउंडिंग पूछ रहा है, 3 साल,
तो ऑब्वियस सी बात है 3 साल में मैं 6 बार कंपाउंड कर रहा क्योंकि हर हाफ ईयरली पे ये कंपाउंड हो रहा है। तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा इंटू 2 की पावर टी, इंटू मतलब पावर में 2t। जो टाइम पीरियड दिया होगा ईयर्स में अगर t दिया होगा तो इसमें मैं 2t लिख दूंगा। ठीक है, 1.5 साल दिया होगा तो मैं 3 लिखूंगा। कितनी बार, वो टाइम पीरियड कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। इसका एग्जांपल समझना कि सपोज अगर R दिया हुआ है 30%, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपका 2 साल, तो ये चीज बेसिकली आपसे ये कह रही है कि, और कंपाउंडिंग भी दी हुई है एवरी 6 मंथ्स, तो हर 6 महीने पे, एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने पे ये इंटरेस्ट कंपाउंड हो जा रहा है यहां पे। तो यहां तक जो इंटरेस्ट काउंट हो रहा था वो 15% ही था, लेकिन फिर ये इसमें ऐड हो जा रहा था, और ये 6 महीने, उसके बाद ये एक नया प्रिंसिपल बना, और फिर इस 6 महीने के बाद फिर एक नया प्रिंसिपल बना। तो ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, ये प्रोसेस 2 साल के अंदर 4 बार होगा, 1 2 3 4। इसलिए मैं यहाँ पे 2t कर देता हूँ। यही रीजन है यहाँ पे 2t करने का। बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, बट ये रीजन है इसका 2t करने का। अब अगर ये चीज़ क्वार्टरली हो रही हो, कंपाउंडिंग जो हो रही है वो क्वार्टरली हो रही है, तो यहाँ पे आप सेम कॉन्सेप्ट पे अमाउंट इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू कितना करूँगा क्वार्टरली 3/12 दैट इज 1/4। और जब मैं 1/4 कर रहा हूं तो यहां पे मल्टीप्लाई कितनी साल में कितनी बार चीजें हो रही होंगी 40, 4 बार कंपाउंडिंग हो रही होगी एक साल में, इसलिए टोटल ओवरऑल टाइम पीरियड में 40 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है। एक चीज और हो सकती है कि हर मंथ में अगर ये चीज हो रहा है तो मैं क्या करूं, कुछ मत करूं, अमाउंट लिख दो, अमाउंट इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 1/12, क्योंकि हर महीने हो रहा है, और यहाँ पे लिख दो 12t। सिंपल अमाउंट ये आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बन जाएगा सिंपल a माइनस पी। एक क्वेश्चन और, ये एक सिचुएशन और आता है, ये आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा। हर मोमेंट पे कंपाउंडिंग हो रही है, हर एक सेकंड में, मतलब हर एक मोमेंट पे कंपाउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे p इज अमाउंट इज इक्वल टू p e की पावर t इंटू आर अपॉन 100। वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन बता देते हैं भाई ये यूपीएससी का तो कुछ भरोसा नहीं है। तो p इंटू ई की पावर t इंटू आर अपॉन 100, जहाँ पे e एक्सपोनेंशियल है, e की वैल्यू 2.7 होती है अप्रॉक्सीमेट। या तो वो e की वैल्यू देंगे, नहीं दिया है कैलकुलेट करना है, या अगर e के टर्म्स में दिया हुआ आंसर तो कोई बात नहीं, नहीं तो कैलकुलेट करना है तो e का वैल्यू 2.7 पुट कर देना। 99% केसेस में दे विल गिव यू। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा था साल में, यहाँ पे 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे 12 बार इंटरेस्ट मिल रहा था, तो बार बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो ये चीज़ था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, 10,000 रुपये पैसा लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इन सच अ वे कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो टोटल सम पेड एट द फॉर द लोन ऑफ 2 years इज, तो मेरे को पता है अमाउंट इक्वल टू p दैट इज 10,000, सीधे दिया हुआ, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे, इनटू 1 प्लस रेट कितना है 20%, 20/100। चूंकि ये हाफ ईयरली हो रहा है तो मेरे को इसको 1/2 करना पड़ेगा। वो r/2 भी बहुत लोग लिख देते हैं, यहाँ पे कई जगह पे आपको r/200 लिख के मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी समझ के लिए जो याद है कर सकते हो। ठीक है, और 2 साल हैं तो 2 साल में बेसिकली 2 इंटू 2t, याद आया 2t, दैट इज बिकम्स 4। और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इट बिकम्स 10,000 इंटू, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कटेगा 10, ये काटेगा, ये बनेगा 1.1 की पावर कितनी आ जाएगी, पावर 4। ठीक है, 1.1 की पावर 4, और आपको मैंने बताया था कि 1.1 की पावर 4 इज 14641, देयरफॉर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14641, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं याद आएगा कैलकुलेट कर लेना, छोड़ के मत आना यार कैलकुलेशन के पीछे। और क्वेश्चन देखते हैं।
अगर 10,000 बोरो हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन द टोटल सम पेड एट द एंड ऑफ लोन ऑफ 9 मंथ्स। यहाँ 9 महीने की बात है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना कि आंसर ऑफ क्वेश्चन 7 क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करना और मुझे बताना कि आपने इसका आंसर क्या निकाला है। ठीक है, अब ये जैसे एक सवाल है, एक सम है, ये दुगना हो जाता है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितने साल में 8 गुना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेरे को पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 होल टू द पावर टी, ये तो जानता हूं। ये मेरे से कह रहा है कि दुगना हो जाता है, मतलब पी बन जाता है, यहां पे आके जो अमाउंट ओवरऑल बन रहा है वो दुगना हो रहा है, दैट बिकम्स इट बिकम्स 2p इज इक्वल टू p 1 + r/100, और कितने टाइम में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है। ठीक है, ये कटेगा ये कटेगा, तो फॉर 2 इज इक्वल टू 1 + r/100 का क्यूब। अब मेरे से कह रहा है कि ये 8 गुना मेरे को करना है, तो मेरे को पता है कि इसका क्यूब कर दूंगा तो ये 8 गुना बन जाएगा, तो मैं टोटल का क्यूब कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 3 और इसकी पावर 3, और इसको मैं जब आगे देखूंगा तो ये बन जाएगा 8 इक्वल टू 1 + r/100 होल टू द पावर 9, और यहां पे मैं p लिख दूंगा तो यहां पे भी p लिख दूंगा। तो मेरे को दिख रहा है p 8p हो रहा है कितने टाइम में? 9 ईयर्स में, और मैं सीधे बोलूंगा कि 9 साल में ये अमाउंट 8 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, एक और तरीका है, वो तरीका ये कह रहा है, सिंपल सा है, कोई अमाउंट x है सपोज, ये बोल रहा है कि ये हो रहा है कितना? 2x हो जा रहा है कितने टाइम में? 3 ईयर्स में, समझना। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर जो ये होगा ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ये 4x हो जाएगा कितने टाइम में? अगेन 3 ईयर्स में। यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि ये बन गया नया प्रिंसिपल, ये 4x हो जाएगा, अपना डबल हो जाएगा अगले फिर से 3 साल में। अब ये जो 4x था ये वापस डबल होगा क्योंकि अब ये नया प्रिंसिपल है, ये 8x हो जाएगा कितने टाइम में? अगले 3 साल में। तो जो x था वो टोटल 8x कब बना? इसको हम सम कर देंगे, 3 + 3 + 3 इक्वल टू 9 ईयर्स। तो यहां से भी बिना कैलकुलेशन के मैं सवाल निकाल सकता हूं। इन क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला भी चलता है, आप उस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा कि आपको पता रहे। इफ, वो फॉर्मूला ये कहता है, यहीं पे लिख देता हूं, इफ अ सम बिकम्स m टाइम्स in t1 years, m टाइम्स t1 years बनता है, एंड n टाइम्स in t2 years, अगर कोई अमाउंट है वो m टाइम्स बनता है t1 years में और n टाइम्स बनता है t2 years में, देन इसका मतलब ये हो जाएगा m की पावर 1/t1 इक्वल टू n की पावर 1/t2। m की पावर 1/t1 इक्वल टू n की पावर 1/t2। अब यहां पे कैसे यूज कर सकते हैं? पुट कर दो, क्या कह रहा है? एक सम बन जाता है ट्वाइस, दुगना m टाइम्स इन कितने साल में? t1 3 साल में, 1/3 इज इक्वल टू कितने साल में बनेगा? 8 गुना n, 8 टाइम मेरे को पता नहीं है, यही तो निकालना 1/t2। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये निकल के आएगा 2 की पावर 1/3 इक्वल टू 2 की पावर 3/t2। ये बेसिक कैलकुलेशन है। 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1/3 इक्वल टू 3/t2 विच इम्प्लाइज t2 इक्वल टू 9 ईयर्स। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो।
ये 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं देख के, तो ये मेरे को बेस्ट लगता है। नहीं तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो देसी तरीका तो कभी फेल करेगा नहीं, टाइम लेगा लेकिन फेल नहीं करेगा। अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखो यार, हमें एक चीज़ पता है, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, नेक्स्ट ईयर ये डिफर कर जाता है। क्यों? क्योंकि हम पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यही तो करते हैं बेसिकली। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, एसआई तो होता ही है प्लस हम एसआई ऑन एसआई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो होता ही है दूसरे साल से, लेकिन हम उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ था उसमें हम एसआई कर देते हैं। तो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं, अगर मेरा R% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं, R% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो एसआई फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 2 इंटू आर जितना निकला होगा, और ये हो जाता है 2 इंटू R% ऑफ कैपिटल। यही तो है। ये आर का मतलब हो गया भैया टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 1 साल में, और यहां पे हो गया 2R% ऑफ द कैपिटल। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए क्या होगा, फॉर 2 ईयर्स। यहां पे डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, इट विल बिकम इक्वल टू 2R प्लस, क्योंकि ये तो मिल रहा था वो तो मिल ही रहा था, प्लस R² अपॉन 100% ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये याद रखना, ये काम आता है फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। अब तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी R² अपॉन 100% ऑफ कैपिटल। कितना पैसा था या लोन था या जो भी कह लो, R² अपॉन 100% ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹1500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो देखो यार, दोनों तरीके हैं। एक तो अल्टरनेट तरीका आपको पता ही है कि आप सिंपल निकालो कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए क्या होगा, सब कुछ तो दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, डिफरेंस निकाल लो। अल्टरनेटली एक और तरीका है, मैं क्या मुझे इतना पता है, मैं खाली पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, ठीक है। वो वाला तरीका समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग पुट करो, निकाल लो, हो गया। बट दोनों के बीच डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 1500 रुपए है, 10% पर एनम है 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए, SI1 पहले साल के लिए कितना होगा, 10% ऑफ 1500, इट इज 150 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए कितना होगा, जो पहले साल होगा 150, यही तो है। तो 2 साल के लिए कितना हो गया, इट इज सिंपली 300 रुपये। ठीक, इसमें कोई समस्या? अब मेरे को अगले साल का पता है कि अगले साल सिंपल इंटरेस्ट तो था 150, लेकिन इस 150 भी मेरे ओरिजिनल सम में ऐड हो गया होगा। तो 150 का मैं क्या करूंगा, 10% और निकाल लूंगा, वो निकल के आएगा 15 रुपए। तो अगले साल जो मेरा बनेगा वो बनेगा 165 रुपए, 150 प्लस 15। तो यही जो डिफरेंस है वो प्रोड्यूस करेगा, और इसके चलते जो मेरा आंसर आएगा वो निकल के आएगा 15 रुपए। ठीक है, ये बात आई समझ में? या फिर चलो मैं फॉर्मूला भी पुट करके देख लेता हूं। मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू सम PR² अपॉन 100²। ये निकल के आया 1500, R था 10 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 100, यही फॉर्मूला बताया था। ये देखो कट गया 15 रुपये आ गया।
तो जो समझ में आए कर लो। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ये मैंने सीधे फॉर्मूला पुट कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला आर स्क्वायर अपॉन 100%। तो बेसिकली ये बन गया पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर ऑफ द कैपिटल। ठीक है, पी प्रिंसिपल था, आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो जो पुट कर लोगे आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। 150 का सिंपल इंटरेस्ट था, अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 150 था, लेकिन जो डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो इस पे जो रेट इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इसके चलते हो रहा है। तो मैं 150 का 10% निकालूंगा, यही डिफरेंस निकल के आ जाएगा, सीधे निकाल के बोल दूंगा भैया हो गया, कोई समस्या नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7500 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। 7500 रुपया लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितना? 4% पर एनम। व्हाट विल बी अमाउंट पेड आफ्टर 2 साल? 2 साल के बाद का अमाउंट क्या होगा? तो देखो यार, एक तरीका तो यही था, अमाउंट इक्वल टू 7500 1 प्लस 4/100 का होल स्क्वायर, यही तो था। अल्टरनेटली मैं क्या करता हूं, दूसरे तरीके से मैं क्या करता हूं, SI फॉर फर्स्ट ईयर 4% ऑफ दिस, 4% ऑफ 7500, ये कितना निकल के आएगा? 100 कट जाएगा, और ये 75 इंटू 4 दैट बिकम्स 300। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में SI2 इज अगेन 300, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं यहां पे कमाऊंगा। CI के जो डिफरेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 300 पे, मेरे को 4% एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, और ये निकल के आएगा 12 रुपये। तो मेरे को टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? 300, 300 और 12, ये निकल के आ रहा है 612। तो टोटल पैसा कितना बना? 612 प्लस 7500, ये आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 128112। सेम चीज हो रही है, आप अपनी कैलकुलेशन बस इस चीज से आसान बना दे रहे हैं, इतना सही है। जहां पे आप इनके बीच डिफरेंस समझ गए, इट इज इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, आपको कभी ये सवाल परेशान नहीं करेंगे, बस इसको अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है। अब सेम वे अगर मान लो 3 साल का डिफरेंस का है, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है 3 साल के लिए, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज 3R। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 3R% ऑफ कैपिटल। ये रेट है, मतलब ये अमाउंट है 1 साल का R, तो उसके बाद कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, ये कितना होगा? 3R प्लस 3R स्क्वायर अपॉन 100 प्लस R³ अपॉन 100 स्क्वायर ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इसको मैं डिफरेंस देखना चाहूंगा कि डिफरेंस या डेल्टा से हम डिफरेंस डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI, ये कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूं इट इज 3R स्क्वायर अपॉन 100 प्लस R³ अपॉन 100 स्क्वायर ऑफ कैपिटल। अच्छा, इसको मेरे को थोड़ा सा अगर लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैं इसको सिंपल वे में भी लिख सकता हूँ। सिंपल टर्म्स में अगर लिखूँ तो ऐसा समझ लो, डिफरेंस ये बस याद कर लो बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। 2 साल में इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, या फिर P, इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो जैसे पसंद हो, जो याद रहे वो कर लो, यही इनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये 100 है। एंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, इसको आप लिख सकते हो P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बाई 100। सेम है जो पीछे लिखा हुआ है, बस इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सम ऑफ फॉर 2 ईयर्स इज 200 रुपये है 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 2 साल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 200 रुपये है, तो 100
पहले साल, दूसरे साल भी 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगले 2 साल के लिए कितना होगा? तो ये तो होगा, ये भी होगा, प्लस 10% ऑफ 100, इट बिकम्स कितना? 100 प्लस 100 प्लस 10, 210। सिंपल, एक बार में कैलकुलेशन करोगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 2 साल के लिए 200 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम के लिए 2 साल के लिए निकालना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो देख रहे हैं कितना आसान है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत आसान है, दिमाग से डर निकाल दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक, अब ये फॉर्मूला है तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला है तो कुछ एक एग्जाम्पल हो जाए, तो एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। सपोज कीजिए प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 रुपये है, ठीक है, आर 10% है, और मेरे से पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है 2 साल में। व्हाट इज द डिफरेंस इन 2 years बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? तो देखो, पहले ये इसका सीधा सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PR² अपॉन 100²। P कितना था? 10,000, 1000। R कितना है? 10 अपॉन 100 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो 10 रुपये आएगा। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि भैया सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितना बनेगा 2 साल में, 10% ऑफ दिस, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 200 रुपये, यही तो बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 100 प्लस 100 प्लस 10% ऑफ 100। फॉर्मूला पुट करके करोगे तब भी वो आ जाएगा, अभी तो मैं उस जो बताया वो बताया आपको। तो अब आप इनके बीच डिफरेंस निकालोगे तो आप देखोगे 10 रुपये ही आ रहा है, तो वही निकल के आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके जा रहा है। 3 साल का तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, सीधे निकल के आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बड़े आसान है, बड़े प्यार से होंगे, ठीक है। ये आ गया समझ। अगला, अ सम अमाउंट्स टू 5000 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। एक जो सम है ये 5000 होता है 2 साल में, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5000 2 साल में, ठीक है। द सेम सम अमाउंट टू 6000 इन 3 years, 6000 हो जाता है ये 3 years में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम। तो सिंपल है यार, कंजिक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना चेंज हुआ? 1000 का चेंज हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 अपॉन 5000 इंटू 100, ये होगा आपका रेट ऑफ चेंज 20%। सिंपल आंसर जो प्रॉपर्टी बताई थी। अब इस पे बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करते हैं, पूरा वो फॉर्मूला पुट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, सीधे 20% निकाल दोगे। ये सही तरीका है करने का। सिंपल क्वेश्चन, इजी सवाल, हल्के में उड़ा देने का सवाल। अच्छा, कभी कभी क्या होगा ना, इन सब चीज़ों में आएंगे क्वेश्चंस तो प्रेजेंट वैल्यू भी लिखा रहेगा कि भाई प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या है, फ्यूचर वैल्यू ये है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। अभी ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे डेप्रिसिएशन वाले सवाल आते हैं, डेप्रिसिएशन वाले सवाल आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मशीन की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो रहा है तो फॉर्मूला सेम रहेगा। या ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रही है, अगर बढ़ते हुए क्रम में भी लिखा है या घटते हुए क्रम में भी लिख सकता है, तो आप हमेशा लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 होल टू दी पावर T। प्लस तब होगा जब वैल्यू बढ़ रही होगी, बता दे रखा। डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस हो जाएगी, तो वैल्यू पुट कर लेना अपने उसके क्वेश्चन के हिसाब से जैसा वो बोल रहा है। अब एक चीज यहां पे और आती है, एक चीज आती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, घुमा फिरा के बोलेगा भैया टोटल इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, तो ओवरऑल लाइक कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो ओवरऑल 1 साल के का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे क्वेश्चन ही देख के समझा देता हूं आपको। 10,000 रुपये है, इसको बोरो किया गया 20% के हिसाब से 1 साल के लिए। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस अमाउंट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधा सा मेरे को दिख रहा है, मेरे को फॉर्मूला पता है, A इक्वल टू 1000
1 प्लस आर बाई 100, रेट कितना है 20/100, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, मैं इसको हाफ करूंगा। टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, तो इसका मतलब 2 × 1 दैट इज 2, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 1000, ये कटा 10, ये कटा 1.1 का स्क्वायर आया, तो ये बन गया 1000 इंटू 1.21, ये आया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1210 बन गया। तो मेरे को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मेरे को पता है 1000 से वैल्यू कितनी हो रही है 1210, चेंज कितना आया, मैं चेंज कैलकुलेट कर लूँगा 210, तो चेंज कितना हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, परसेंटेज कैलकुलेशन 1000 इंटू 100%, और मैं बोल दूंगा इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज इज 21%। यही करना होता है, जो फाइनल वैल्यू आया उससे डिफरेंस निकाल के ओरिजिनल वैल्यू के टर्म्स में परसेंटेज निकाल दो, ये आपका उत्तर निकल आएगा। यानी कि आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, आपको 210 रुपये का इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे आपने 210 रुपये कमाए, यही तो ये बता रहा है 210 रुपये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से कमाए, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट EROI इज दिस। तो यहाँ पे आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक थ्योरम है, आप नोट कर लीजिएगा, इफ डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, अगर डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इज गिवन टू बी, अगर D डिफरेंस दिया हुआ है एंड वैल्यूज ऑफ SI एंड CI आर गिवन, अगर ये दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस D है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो देखो रेट इस केस में ये होता है, रेट इज इक्वल टू 2 इंटू डिफरेंस, जो इनके बीच का डिफरेंस है, इंटू 100 अपॉन SI। ये एक फॉर्मूला है, उसी से बन जाता है, आप इसे याद कर लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, रेट इज इक्वल टू 2 इंटू डी इंटू 100 अपॉन SI, और जब एक बार रेट निकल गया तो वैल्यू पुट कर देना SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो वहाँ से निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इज दिस 40.80 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40, तो यानी कि डिफरेंस कितना हुआ 0.80। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम, तो रेट निकल के आएगा 2 इंटू डिफरेंस 0.80 इंटू 100 अपॉन SI कितना है 40, ये निकालते हैं, ये 20 जा, ये कट गया, रेट निकल के आ गया 4%, तो मेरे को रेट 4% मिल गया, सम कितना हो जाएगा, तो मेरे को पता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, SI कितना है 40 दिया हुआ है, P कितना है प्रिंसिपल, अच्छा ये तो निकालना ही है, रेट इज 4, टाइम पीरियड 2 अपॉन 100, ये आप करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा वो आप कर देंगे 10, 5, 500, प्रिंसिपल इक्वल टू 500 रुपये, सीधे आंसर निकल के आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस अब देख रहे हो, बहुत आसान सवाल थे, मतलब कितना हुआ बना रहता है इन चीज़ों का, कितने आसान सवाल होते हैं, लेकिन तो इस क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं है। ये एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, एट वॉट रेट परसेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 9-fold इन 2 years। यार ये तो अभी बताया था आपको, खैर चलो खैर, ये दिया हुआ है कि x बिकम्स 9x, किस रेट परसेंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट में डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9-fold इन 2 years। ठीक है, तो एक सीधी सी बात है, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100, याद आया, तो ये हो गया 9P इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100। ठीक, अच्छा ये 2 साल भी दिया हुआ है, क्योंकि 2 years का दिया ही हुआ है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 9, दैट बिकम्स 3
r को सॉल्व करेंगे तो r बाई 100 इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 इंटू 100 दैट बिकम्स 200। तो रेट जो निकल के आएगा 200% निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए ना तो एक फॉर्मूला भी होता है, इफ अ सर्टेन सम, नहीं याद है तो ऐसे कर लेना, सिंपल है। देखो एक चीज ध्यान रखना, देसी तरीका कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि देसी तरीका देसी है, और बाकी जो देसी तरीका नहीं है वो अगर आपको याद है अप्लाई करना चाहते हो तो काम आ जाता है। इफ अ सर्टेन सम बिकम्स m टाइम्स, अगर ये m टाइम्स बन जाता है, ठीक है, इफ अ सर्टेन सम बिकम m टाइम्स इन t years, अगर एक सर्टेन सम m टाइम्स बन जाता है t years में, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट r इज इक्वल टू 100 इंटू m की पावर 1 अपॉन t माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसमें अगर फॉर्मूला पुट करके निकालना चाहता हूँ तो r इक्वल टू 100, m कितना है, कितनी बार कितना टाइम्स बना है, 9 टाइम्स बना है, टाइम कितना 1/2 माइनस 1, इसकी वैल्यू आएगी 3, 3 माइनस 1 2 और इंटू 100 दैट इज 200। तो यहाँ से सीधे निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यार, CI का यूज कई जगह पे होगा, जैसे देखो फ्यूचर वैल्यू में बताया आपको, उस चीज़ में यूज हो सकता है। उसके अलावा इसका डेप्रीसिएशन वाली चीज़ में मैंने आपको बताया ही था, मशीन वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे सीधा होता है फाइनल वैल्यू इक्वल टू VO 1 माइनस R अपॉन 100 होल टू द पावर T, ये कर देंगे जब पैसा घट रहा है, क्योंकि मशीन या आर्टिकल्स इनको डेप्रीसिएशन होता है तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। और कई बार क्या होगा ना, पॉपुलेशन वाली चीज़ भी आएगी। ठीक है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी इससे हो जाते हैं, फॉर्मूला यही यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। मतलब अगर कभी फाइनल वैल्यू आ जाए तो आप बोल सकते हो पॉपुलेशन ओरिजिनल इक्वल टू 1 प्लस माइनस R/100 होल टू द पावर T। अब देखो प्लस माइनस इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इंटरेस्ट तो बढ़ता है हमेशा, लेकिन पॉपुलेशन कभी घट भी सकती है। कभी कभी ये देगा कि जो पॉपुलेशन घट रही है वो इस रेट के हिसाब से घट रही है, तब आपको माइनस लगा देना है, और अगर वैल्यू बढ़ रही होगी पॉपुलेशन की तो आपको ये लगा देना है। तो यही डिफरेंस है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम होगा। और आप पाएंगे कि ये सारे जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें इक्वली एप्लीकेबल होंगी डेप्रीसिएशन पे भी, पॉपुलेशन पे भी, और जगह जगह पे। और अगर आपको बाकी ये चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा होगा, तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और इसी के साथ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा ब्लर हो गया ये UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश, कल मैं लाइव मिलूंगा आपसे। और उसके बाद फिर अगर वेबसाइट आपको बेस्ट PYQ चाहिए तो आप nilesh.air442.com पे जाके परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस के लिए तो बेस्ट जगह जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है CSCtopper.com। यहाँ पे आप जाकर रजिस्टर करके एडमिशन लेके CSET के लिए बेस्ट क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो यार आज एक काम जरूर करना, अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर इस चैनल को शेयर कर देना, ताकि जो लोग को CSET के चलते समस्या हो रही है ना, उसकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाए। विद दिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।